हेलो बच्चों, आज के इस भाग में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कवि पद्माकर के पदों के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, पद्माकर के पदों को पढ़ने से पूर्व उनके जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक परिचय तथा उनकी भाषा शैली के विषय में भी हम जान लेते हैं। पद्माकर जी का जन्म 1753 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था और इनके परिवार का वातावरण भी काव्यमय था। इनके पिता के अतिरिक्त इनके कुल के अन्य लोग भी कौन थे? कवि थे। इसलिए इनके वंश का नाम कविश्वर भी पड़ गया। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान व दान भी मिलता रहा। पन्ना के महाराज ने भी उन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने तो उन्हें कविराज शिरोमणि की भी उपाधि दी और उनका निधन 1833 में हो गया। पद्माकर ने अपने काव्य में सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के सहारे प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को भी बहुत ही सहज रूप से साकार करते हुए दिखते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता का चित्रात्मक परिचय मिलता है। भाषा उनकी चलती हुई और अर्थ के अनुरूप है। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में वे बेजोड़ थे। आचार्य शुक्ल जी ने तो उनकी भाषागत शक्ति और अनेक रूपता की तुलना तुलसीदास की भाषागत विविधता से भी की है। यह उनके काव्य की बहुत बड़ी शक्ति है कि एक और यह संकेत मिलता है उनके आलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा। पद्माकर की भाषा सरस है, सुव्यवस्थित है और प्रभावपूर्ण है। उनके छंदों में गुणों का पूरा निर्वाह है और साथ ही साथ गतिमयता एवं प्रभावपूर्णता की दृष्टि से सवैया और कविता जैसा अधिकार पद्माकर जी का था, वैसे अन्य किसी का नहीं दिखाई पड़ता है। भाषा का पद्माकर पर का अद्भुत अधिकार था। अब बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे इनके पदों के विषय में, समझेंगे कि उनकी भाषागत जो शैली थी जिससे में ये बेजोड़ थे और उनके पदों में क्या समरसता है। बच्चों, इस प्रथम पद के कवि श्रेष्ठ रीतिकालीन कवि पद्माकर जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बसंत के आगमन पर प्रकृति में आए हुए परिवर्तन का बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है। इसमें कवि ने कहा है कि बसंत ऋतु के आते ही भौरों की गुंजार, आम की मंजरियां, सुंदर नवयुवक, पक्षियों का कलरव, मनुष्य का तन मन आदि सब अलग ही प्रकार की सुंदर छवि प्राप्त कर लेते हैं। तो अब इस पद को समझते हैं पंक्तिबद्ध, इसकी व्याख्या को अब समझते हैं। और भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौरे, ओरे डोर झोरन पे बौरन के हुए गए। यहाँ पर पद्माकर जी कहते हैं कि बसंत ऋतु के आने से प्रकृति और लोगों में बिल्कुल ही परिवर्तन आ गया है और आम की मंजरियों के गुच्छों की छटा अनुपम हो गई है। जैसा कि आप लोग बच्चों जानते हैं कि जो बसंत ऋतु है उसमें नई नई कोपलें और जो पूरी प्रकृति है वो बहुत ही सुंदर लगती है। क्यों? क्योंकि वो ऋतु ऐसी होती है जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई होती है। तो यहाँ पे कवि का भाव भी यही है कि बसंत ऋतु के आने से प्रकृति में एक विशेष प्रकार का निखार आ गया है। कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल ओरे छवि छुए गए। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि गलियों में घूमने वाले बाके सजीले और सुंदर नवयुवकों पर अलग ही प्रकार की सुंदरता भी आ गई है। मतलब कहने का है कि सुंदर युवकों की छवि और भी आकर्षक प्रतीत हो रही है। और भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दुए गए। कवि कहते हैं कि पक्षियों का जो समूह है एक अलग ही तरह का कलरव उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब उनका बोलना और उनकी जो मधुर और आकर्षक और ज़्यादा वाणी और भी आकर्षक हो गई है। इस प्रकार संपूर्ण प्रकृति में बदलाव आ गया है। जबकि ऋतुओं के राजा बसंत के आए अभी 2 दिन ही भी नहीं हुए हैं। ओरे रस, ओरे रीति, ओरे राग, ओरे रंग, ओरे तन, ओरे मन, ओरे बन है गए। कवि यहाँ कहते हैं कि बसंत के प्रारंभ होते ही रस, रीति, राग, रंग, तन, मन, वन आदि सब में विशेष परिवर्तन आ गए हैं। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य क्या है कि बसंत का आगमन होते ही चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सभी के आकार प्रकार और उनकी अनुभूतियों में, उनकी भाव भंगिमाओं में अनुपम आकर्षण उत्पन्न हो गया है और जो हमारी प्रकृति है वो बहुत ही सुंदर दिख रही है। बच्चों, इस दूसरे कवित्व में
कवि ने गोकुल में मनाई जा रही होली का चित्रण किया है। यहाँ कवि ने होली के अवसर पर गोकुल में छाए उल्लास का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। रंग खेलते खेलते नायिका किस प्रकार अपने प्रिय को अपना हृदय दे बैठती है, साथ ही इसका भी भावपूर्ण चित्रण इस कवित्व में हुआ है। तो आइए समझते हैं इसको। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, ज्यों लगी कछु को कछु भावत भनई नहीं। एक गोपी कहती है कि गोकुल के सभी गांव की गली गली में होली की जो धूम मची हुई है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य कवि का क्या है कि वहाँ हर ओर होली की मस्ती छाई हुई है। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण औगुण गने नहीं। कवि पद्माकर कहते हैं कि लोग अपने आस पड़ोस पिछवाड़े और द्वार द्वार तक दौड़ लगाते हुए होली खेल रहे हैं। वे किसी के गुण अवगुण का भी ध्यान नहीं रखते। तो लो चलित चतुर सहेली याही को कहे, नीके के निचोरे ताही करत मनई नहीं। कवि होली का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि कोई चंचल और चतुर सखी अपनी सखी से कहती है कि वे रंग से भीगे हुए अपने कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन उससे निचोड़ते नहीं बनता क्योंकि उसका मन वश में नहीं रहा है। हो तो शाम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तऊ बोरियो पे निचोरत बने नहीं। पद्माकर जी कहते हैं कि वह सखी कह रही है कि श्याम मतलब श्री कृष्ण के रंग डालते समय उनके सांवले रंग में और उनके द्वारा डाले जा रहे काले रंग में तो ऐसी डूब गई कि मेरा हृदय भी उनके द्वारा चोरी में भी सहजता से वो चुरा ले गए हैं। उन्होंने अपने रंग से मुझे डुबो दिया है। यहाँ पर कवि का तात्पर्य क्या है कि नायक जब नायिका के ऊपर रंग डाल रहा है तो जो सुंदर नायिका है उनकी भोली सूरत पर मोहित हो गई है और उसे अपना हृदय दे बैठी है। उस पर नायक के प्रेम का ऐसा गहरा रंग चढ़ गया है कि वह अब उतारना नहीं चाहती और उसका वो उतरना रंग भी संभव नहीं है।